हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th की बुक से इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका 2.6 चैप्टर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं लूँ। तो फाइनली आई हैव टेकन दिस सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। पूरा मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए, इंग्लिश में ना एक्सप्लेन किया जाए ताकि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों हमेशा से मेरी रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और यदि आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको काम आते हैं, आपके यूज़फुल लगते हैं, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट्स लिख के भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन दैट बिलीव्स इन साइंस एंड द अदर दैट बिलीव्स इन रिलीजन। ये तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ हम कहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ये दो गुटों में बटा हुआ है, टू ग्रुप्स में बटा हुआ है। उनमें से एक ग्रुप जो है वो साइंस में बिलीव करता है और एक ग्रुप जो है रिलीजन में, फेथ में, गॉड में बिलीव करता है। जो ग्रुप साइंस में बिलीव करता है वो गॉड में बिलीव नहीं करता है, और जो ग्रुप गॉड में या रिलीजन में बिलीव करता है वो साइंस में इतना बिलीव नहीं करता है। तो जिसके कारण इन दोनों ही ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई हमेशा लगी रहती है। किस टाइप की लड़ाई? अपोजिंग व्यूज़, उनके ओपिनियंस जो है वो अलग अलग होते हैं। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत का बच्चा बच्चा, भारत का ही नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, रह चुके हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, और हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आज हम इस चैप्टर में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में डॉक्टर अब्दुल कलाम के लाइफ के कुछ एपिसोड्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, मतलब बहुत ही जनरसली उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वो इतने लकी महसूस करते हैं कि उन्हें एक ऐसे एरा में जीने का मौका मिला है जिस एरा में बहुत ग्रेट लोग रहते हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो उन लोगों के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किनके साथ में या किनकी कंपेनियनशिप में डॉक्टर कलाम को सीखने का मौका मिला। तो हम भी जानेंगे वो लोग कौन हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते। ऑफकोर्स ये फैक्ट है कि डॉक्टर कलाम एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, बट ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट फैक्ट एंड फेथ कैन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लेनेट। लेकिन डॉक्टर कलाम ये भली भांति जानते थे कि अगर हम रिलीजियन और साइंस को साथ में ले आए तो एक बहुत बेटर प्लेनेट हम बना सकते हैं। जैसे अब भी जस्ट हमने ऊपर इस पैराग्राफ में पढ़ा कि दो ग्रुप जो बटा हुआ है हमारा कम्युनिटी, एक साइंस में बिलीव करता है, एक रिलीजन में बिलीव करता है। दोनों के आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन डॉक्टर कलाम का ये मानना है कि अगर ये दोनों ही ग्रुप्स साथ में आ जाए, यानी कि रिलीजन और साइंस अगर साथ में आ जाए तो हमारा अर्थ जो है, अगर ये लोग साथ में मिलकर काम करें तो हमारा अर्थ एक बेटर प्लेनेट बन सकता है। ही वंस टोल्ड मी साइंस एंड फेथ मस्ट को एग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड। ही वंस टोल्ड मी। अब ये मी कौन है? ये नरेटर है जो नरेट कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस को। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये नरेशन है, राइटर द्वारा नरेशन किया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ ये राइटर का नाम क्या है। इसके अंदर राइटर है सृजन पाल सिंह। ओके, तो सृजन पाल सिंह जो है ये बता रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से जब उन्होंने इंटरव्यू किया था तो उनके साथ क्या बातचीत हुई थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या उनको बताया था, ये वो नरेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब ये नरेट कर रहे हैं सृजन पाल सिंह। तो वो कहते हैं ही वंस टोल्ड मी, मतलब डॉक्टर कलाम ने एक बार उनसे कहा था साइंस एंड फेथ मस्ट को एग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड, यानी कि साइंस और फेथ दोनों ही साथ साथ में चलने चाहिए ताकि उससे इंसानों का भला ही होगा। साइंस प्रोवाइड्स फोकस, फोकस हेल्प्स अस सॉल्व क्वेश्चंस, डिस्कवर द ट्रुथ एंड कंसीव इन्वेंशंस। Faith provides perspective. Perspective helps us to see how our creations and discoveries go on to impact a combination vital for the success of societies. अब यहाँ पे डॉक्टर कलाम जो है साइंस और फेथ के बारे में बता रहे हैं कि साइंस क्या करता है और फेथ क्या करता है। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि साइंस जो है वो फोकस प्रोवाइड करता है इंसान को, और जब कोई इंसान फोकस करता है तो वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसीजर में वो
ट्रुथ को डिस्कवर करता है और कई बार ट्रुथ डिस्कवर होने पर इन्वेंशंस भी हो जाते हैं। अब फेथ क्या करता है? फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव, वो एक नज़रिया देता है आपको कोई चीज़ों को देखने का, समझने का, परखने का, और मतलब ऐसा नज़रिया जो आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से क्रिएशंस एंड डिस्कवरीज जो है वो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट, असरदार असर देते हैं, अ कॉम्बिनेशन वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ सोसाइटीज़। तो ये जो भी है अपने हमारे जो भी क्रिएशंस है, हमारी जो भी डिस्कवरीज है, वो किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर हम साइंस और फेथ दोनों को कंबाइन करें, और दोनों को कंबाइन करने से ये हमारी सोसाइटीज़ को प्रोग्रेस की राह पर ले जा सकती है। साइंस एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस एंड फेथ कर्ब्स इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशंस। साइंस क्या करती है? साइंस जो है प्रोग्रेस को फास्ट करती है, स्पीड बढ़ाती है प्रोग्रेस की, और फेथ क्या करता है? कर्ब्स इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशंस। फेथ प्रोग्रेस को कर्ब करता है, फेथ प्रोग्रेस को घटाता है और कुछ लिमिटेशंस ले आता है। फेथ प्रोग्रेस के लिए कुछ लिमिटेशंस ले आता है, यानी साइंस की मदद से हम प्रोग्रेस करते हैं और फेथ के वजह से हमारी प्रोग्रेस कम होती है, यानी रिलीजन की वजह से। इफ़ द टू फंक्शन ट्रू टू देयर रोल्स दे विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन ये दोनों ही, साइंस और फेथ, अगर एक साथ में मिलकर अच्छे तरीके से काम करे, बेटरमेंट के लिए काम करे, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, तो डेफिनेटली प्रोग्रेस तो पक्की है। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाई मल्टीपल फेथ्स। अब हम डॉक्टर कलाम की अगर बात करें तो उनकी खुद की लाइफ जो है मल्टीपल फेथ से भरी पड़ी है। मतलब वो जो बचपन जो बिताया है उन्होंने वो है एक्चुअली मुसलमान, ओके, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में वो जिन बच्चों के साथ में रहे हैं, पले बड़े, या जिस एरिया में रहे हैं, पले बड़े हैं, वहाँ पर बहुत ही सारे अलग अलग फेथ के लोग भी रहते थे। तो ये सब मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए कहा गया डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। मतलब बहुत सारे रिलीजन वाले लोग जो है वहाँ साथ में रहते थे, जिनके साथ डॉक्टर कलाम भी रहते थे। हिज फादर अ बोटमैन ऑल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स, वन वॉज अ हिंदू एंड द अदर वॉज अ क्रिश्चियन। अब अब्दुल कलाम के फादर की अगर हम बात करें तो अब्दुल कलाम के फादर जो है एक बोटमैन थे। बोटमैन यानी कि जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना, बोट चलाते हैं, तो वो बोट चलाने का काम करते थे। ही वॉज अ बोटमैन, बोट चलाते थे। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट द लोकल मॉस्क। इमाम क्या होता है? इमाम यानी कि वो जो बोलते हैं मॉस्क में जो प्रेयर्स करते हैं, हेड, ओके, वो। तो ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट द लोकल मॉस्क, वहाँ पे जो भी लोकल उनकी प्रेयर हाउस है वहाँ पर। और उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो दो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे, एक था हिंदू और दूसरा था क्रिश्चियन। तो हिंदू और क्रिश्चियन दो फ्रेंड्स हैं और वे मुसलमान थे, तो तीन डिफरेंट रिलीजन तो यही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्रीगल वॉज द हेड प्रीस्ट ऑफ द फेमस रामेश्वरा टेम्पल एंड अ वैदिक स्कॉलर, एंड द रेवरेंड फादर बोडाल had built the first church of रामेश्वरा आइलैंड। अब देखो ये जो दो फ्रेंड्स हैं उसके, कौन? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्रीगल, ये हिंदू है। ही वॉज द हेड प्रीस्ट फॉर द फेमस रामेश्वरा टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल है उनके हेड प्रीस्ट वो रहे हैं, और वो एक वैदिक स्कॉलर भी है। और दूसरे जो उनके फ्रेंड थे, जो कैथलिक क्रिश्चियन फ्रेंड थे, दैट ही वॉज रेवरेंड फादर बोडाल, एंड मतलब बोडाल उनका नाम था, फादर थे। रेवरेंड मतलब हम रिस्पेक्टेड बोल सकते हैं या उस हाईएस्ट पोस्ट वाले बोल सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर वर्ड दे देती हूँ रेवरेंड के लिए। वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट अ लीडर ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट अ लीडर ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो रेवरेंड मतलब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का लीडर समझ लो, बहुत ही वर्दी, रिस्पेक्टेड पर्सन। और फादर बुडाल हैड बिल्ड द फर्स्ट चर्च ऑन रामेश्वरा आइलैंड, मतलब इन्होंने रामेश्वरम आइलैंड पे फर्स्ट चर्च इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये क्रिश्चियन फ्रेंड ने, इन्होंने। Dr. Kalam recalled how all three of them, in a unique attire of their religion, used to sit and discuss the community's problems and find solutions. अब डॉक्टर कलाम वो याद कर रहे हैं उनके बचपन की बातें कि किस तरीके से ये तीनों ही दोस्त जो हैं एक साथ में मिलकर और अपने यूनिक अटायर में मतलब अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। तो आप इमेजिन करो, हिंदू क्या पहनेगा? कुर्ता पैजामा पहनेगा। एक मुसलमान क्या पहनेगा? वो भी कुर्ता पैजामा टाइप, पठानी टाइप में कुछ पहनेगा। और एक क्रिश्चियन क्या पहनेगा? क्रिश्चियन एक सूट पहनेगा। तो ये तीनों भी अपने अपने कल्चरल अटायर में
यहाँ पे सब साथ में बैठते थे। तो इमेजिन करो वो तीन अलग अलग मतलब हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तीन अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, बच्चे जो है तीनों साथ में बैठे हैं अपने अपने अटायर्स में। कितना एक अलग ही नज़ारा होगा ये। और ये लोग साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं उनकी कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को और उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालें, उनका हल कैसे निकालें, वो सब ये लोग डिस्कस करते हैं साथ में बैठकर अपने अपने रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स में। Throughout the nation and the world, we need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilizations is felt now more than ever. और डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि थ्रू आउट द नेशन एंड द वर्ल्ड, मतलब हमारे देश नेशन में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज एक ज़रूरत है कि अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में, अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में या अलग अलग बस्तियों के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक फ्रैंक डायलॉग होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत होने से तो बड़े से बड़ा हल सॉल्व हो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। तो ये जो नीड वो बता रहे हैं अब्दुल कलाम, ये नीड आज के लाइफ में, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा अभी है। क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड, कि पूरे नेशन में या पूरे वर्ल्ड में ही समझिए अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजन के लोगों को और बस्तियों के लोगों को एक होकर आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा अच्छे से। एक फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्रैंक कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में। और ऐसा अगर कम्युनिकेशन होगा तो कंट्री जो है डेवलपमेंट की राह पर, प्रोग्रेस की राह पर ही चलेगी। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute it to his father. जब भी डॉक्टर कलाम से ये पूछा जाता था कि आपके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी मतलब जो शांत स्वभाव है, हर इंसान से बात करना, हर एक को रिस्पेक्ट करना, हम्बल नेचर, मतलब बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाना, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाना, एकदम शांत स्वभाव में, एकदम कूल काम, हर किसी को जवाब देना, हर किसी से बात करना, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना। तो ये क्या है? तो जब उनसे पूछा गया था कि ये ह्यूमिलिटी आप में कहाँ से आई है, ये क्वालिटी ह्यूमिलिटी का आप में कहाँ से आया है, तो डॉक्टर कलाम ने कहा है कि ये क्वालिटी उन्हें मिली है उनके फादर से उन्होंने इसे अपनाया है। इन हिम ही सॉ हाउ सिंप्लिसिटी एंड डिविनिटी वुड गो टुगेदर, क्योंकि उन्होंने अपने फादर में ये देखा है। अब नेचुरली बच्चे जो भी सीखते हैं अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो पेरेंट्स अगर बहुत ही हम्बल है तो बच्चे भी उतने ही हम्बल एंड जनरस होंगे। पेरेंट्स अगर थोड़े स्ट्रिक्ट है, ऑब्जर्वेंट है, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने आप को, जो उनका जो हम्बल नेचर है, वो किससे एट्रीब्यूट कर रहे हैं? अपने फादर को। उनको फादर से ये क्वालिटीज़ मिली है। अब वो कहते हैं कि उनके फादर इतने सिंपल है, इतने डिवाइन है, इतने डिवाइन मतलब गॉड पे भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले। तो ही सो हाउ सिंप्लिसिटी एंड डिविनिटी, यानी कि एक सिंपलनेस और डिवाइननेस कैसे साथ में चल सकते हैं, अपने फादर के रूप में उन्होंने देखा। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life. और देखो, उनके फादर एक बोटमैन थे, प्लस डॉक्टर कलाम जो है इंडिया के प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी वो दोनों जो है सेम वैल्यूज़ अभी भी शेयर करते हैं लाइफ में। बोथ बिलीव्ड दैट इफ वन लीड्स अ स्पिरिचुअल लाइफ, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery और failure। दोनों ये मानते थे कि अगर कोई भी बंदा स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, यानी अपने आत्मा की मानता है, अपना आत्मा को सुधारता है या उसके सुधार करने के जो भी कार्य करता है, अगर कोई एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता है तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसे लिफ्ट कर सकती है किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से, माइजरी से या फेलियर से। कहते हैं ना कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान से हमारा माइंड जो है शांत होता है, और शांत माइंड से हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। जब हम सोचने की क्षमता रखते हैं तो हमारे जो भी तकलीफ़ें, दुख दर्द हैं, वो चुटकियों में दूर हो जाते हैं, है ना। तो मतलब इट कैन लिफ्ट देम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, माइजरी और फेलियर। किसी भी तरीके के दबाव से, स्ट्रेस से, तकलीफ़ से ये हमें स्पिरिचुअलिटी जो है उठा सकती है, उभार सकती है, निकाल सकती है। इट वॉज इन 1960 when Dr. Kalam joined ISRO. It was just a fledgling organization. His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion. अब 1960 में जब डॉक्टर कलाम ने इसरो ज्वाइन किया था, तो उस वक्त इसरो जो है बिल्कुल नया था, नया फॉर्म हुआ था और इनएक्सपीरियंस था। इसरो के पास में ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। फ्लेजलिंग का मतलब होता है न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड।
लेकिन उस वक्त जब वो इसरो में ज्वाइन हुए तो उन्होंने उनके इंटरेक्शंस हुए ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ में, एंड द रेवरेंड पीटर बर्नार्ड पेरेरा शेप्ड हिज थॉट्स ऑन रिलीजन। अब वो मिले हैं साइंटिस्ट से, और उनके जो एक फादर है, रेवरेंड फादर पीटर बर्नार्ड पेरेरा, उन्होंने उनके माइंड को, उनके थॉट को, रिलीजन को शेप किया। इट वॉज हियर दैट ही लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस। यहाँ पर उन्हें पता चला, इनके साथ रहकर, इनके सानिध्य में रहकर, इनके आसपास में रहकर इनको पता चला कि एक रिलीजियस सर्विस का असली मतलब क्या है। एक कोई भी रिलीजियन को फॉलो कर रहा है, लोगों को रिलीजियसली सर्व कर रहा है, तो वो उसका असली मकसद क्या है, वो क्या कर सकता है। प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम हैड सिलेक्टेड अ साइट इन थुम्बा, केरला टू सेट अप द स्पेस रिसर्च फैसिलिटी। अब प्रोफेसर साराभाई और उनकी टीम, उन्होंने एक साइट देखा है थुम्बा में, जो कि केरला में है। वहाँ पर एक स्पेस रिसर्च फैसिलिटी सेटअप करने के लिए उन्होंने सोची थी। मतलब यहाँ से हम स्पेस पे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और उनको स्टडी करेंगे, तो ये उन्होंने सोचा था। इट वॉज द आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये बेस्ट क्यों था उनके लिए, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में था, मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द इक्वेटर के पास में था, इसीलिए बहुत ही बढ़िया जगह थी ये। बट देयर वॉज अ मेजर रोड ब्लॉक इन गेटिंग पोसेशन ऑफ द साइट। लेकिन एक बहुत बड़ा हर्डल था, ऑब्स्टेकल था ये साइट पाने में। और वो ऑब्स्टेकल अभी क्या था हम देखते हैं। क्योंकि ये साइट पाने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो साइट था वो एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड था थुम्बा के फिशरमैन के लिए। तो ये साइट अगर ले ली तो जो वहाँ के जो मछुआरे थे वो कहाँ जाएंगे, वो मछली पकड़ने कहाँ जाएंगे, उनका रोज़गार छीन लिया जाएगा उनसे। एंड मोर ओवर इट हैड एन ओल्ड चर्च। और दूसरी बात, वहाँ पर उस जगह पे एक ओल्ड चर्च भी था ऑफ सेंट मैरी मैगडलीन। सेंट मैरी मैगडलीन का चर्च भी था। अब बिशप्स हाउस, वहाँ पे एक बिशप का हाउस भी था, बिशप यानी फादर, उनका घर भी था, एंड अ स्कूल, और वहाँ पर एक स्कूल भी थी। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम क्या था कि ये फिशिंग ग्राउंड है वहाँ के फार्मर्स के लिए। दूसरा है वहाँ पर एक चर्च था ऑफ सेंट मैरी मैगडलीन। तीसरा वहाँ पे एक बिशप का हाउस भी था और वहाँ एक स्कूल भी था। तो ये चार चीज़ें थी जो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी ये थुम्बा प्लेस को हासिल करने में, विच वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च। और ये सारी जगह जो है चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थी। Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of a space research center. अब जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास में गए अपनी प्रॉब्लम को लेकर कि उन्हें ये साइट चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने साफ मना कर दिया ये कहकर कि अगर वो जगह हम लेने गए तो वहाँ सबसे पहली बात तो वहाँ पर जो इतने सारे लोग रहते हैं उनको रीलोकेट करना बड़ी बात है, मतलब शिफ्ट करना ना, क्योंकि वो जगह अगर उनको चाहिए तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको दूसरी जगह सेफ जगह देनी पड़ेगी। तो इतने सारे लोगों को कैसे रीलोकेट करेंगे। कुछ लोग होते तो समझ में आता, बट ये पूरा का पूरा गांव है, बस्ती है, तो इतने सारे लोगों को रीलोकेट कैसे करेंगे, दूसरी जगह कैसे देंगे। प्लस यहाँ पर ये साइट जो है यहाँ पर रिलीजियस प्लेस भी है, तो रिलीजियस प्लेस को डिस्ट्रॉय करना मतलब दंगे करवाना हो गया रिलीजन्स के बीच में, दो गुटों के बीच में। तो एक रिसर्च स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए रिलीजियस प्लेस को डैमेज करना ये तो कोई सही बात नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने तो साफ मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर साराभाई जो है वो तो अड़े हुए थे कि उनको ये जगह चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इट वॉज सजेस्टेड दैट दे अप्रोच द ओनली पर्सन हु कुड हेल्प देम इन दिस इंस्टीट्यूशन, फादर पेरेरा, द देन बिशप ऑफ द रीजन। तो वो थोड़े परसिस्टेंस थे, मतलब उनको ये काम करना ही है किसी भी तरीके से। तब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उन लोगों को फादर पेरेरा से मिलना चाहिए, क्योंकि फादर पेरेरा ही एक लौते ऐसे इंसान है जो उनको हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने में। क्यों? क्योंकि फादर पेरेरा उस वक्त बिशप थे उस रीजन के। डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच्ड फादर पेरेरा ऑन अ सैटरडे इवनिंग। डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम ये दोनों ही फादर पेरेरा से सैटरडे इवनिंग को मिलने गए। द रेवरेंड सेड, यानी कि जो रिस्पेक्टेड फादर थे, उन्होंने कहा, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माई चिल्ड्रंस अबोर्ड, फॉर माई अबोर्ड एंड फॉर गॉड्स अबोर्ड। तो वो कह रहे हैं कि ओ विक्रम, तुम मुझसे मेरा घर मांग रहे हो, मेरे बच्चों का घर मांग रहे हो, मेरे भगवान का घर मांग रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। हम
मेरा घर, भगवान का घर, मेरे बच्चों का घर मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? फादर पेरेरा देन इन्वाइटेड द पार्टी टू विजिट द चर्च ऑन अ संडे मॉर्निंग। लेकिन फिर भी फादर पेरेरा ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने कहा उनसे डॉक्टर विक्रम साराभाई से, साइंटिस्ट विक्रम साराभाई और उनके टीम से कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, संडे को मॉर्निंग में चर्च आ जाओ। डॉक्टर साराभाई, हिज टीम एंड द फॉरएवर इंक्विजिटिव डिसाइपल डॉक्टर कलाम टुक अप द ऑफर। तो इन्होंने तो वो ऑफर जो है तुरंत ले लिया कि ठीक है, हम संडे को मॉर्निंग में चर्च में। At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. तो नेक्स्ट संडे जब ये सभी जो विक्रम साराभाई, उनकी टीम और डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये सब जब संडे चर्च गए वहाँ पर, तो रेवरेंड यानी कि जो फादर है, रिस्पेक्टेड फादर, उन्होंने डॉक्टर साराभाई, उनकी टीम को प्रेयर के बाद में डायस पे इनवाइट किया। डायस यानी कि स्टेज, थोड़ा सा ऊंचा जगह होता है जहाँ पर खड़े रहकर हम भाषण देते हैं या बोलते हैं, वो डायस हो गया। टर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट ही सेड, अब फादर ने उनको बुला लिया, यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट कर लिया, और फिर बाद में सभी लोगों से, जो कॉमन पीपल वहाँ बैठे थे चर्च में, सभी लोगों की तरफ वो मुड़े और उन्होंने कहा, डियर चिल्ड्रन, मतलब प्यारे बच्चों, हियर इज़ अ साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है मेरे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। व्हाट डज साइंस डू फॉर अस, साइंस हमारे लिए क्या करता है? वी बेनिफिट फ्रॉम द डिवाइसेस दैट साइंस हैज़ डेवलप्ड टू लाइट अप अवर होम। साइंस की वजह से हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जो डिवाइसेस बने हैं जिनसे हम हमारे घरों में उजाला लाते हैं, यानी कि हम लाइट की बात कर रहे हैं। आई एम एबल टू टॉक टू यू यूजिंग दिस माइक, साइंस की वजह से ये जो गैजेट है माइक, जिसके वजह से मैं तुम सभी से बात कर पा रहा हूँ, तुम सभी तक पहुँच पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच पा रही है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये सब मैं साइंस को ही थैंक यू बोलूँगा ना, जो साइंटिस्ट लोग जिन्होंने ये बनाया है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ली है, उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स टू डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट, मेडिकल साइंस की वजह से डॉक्टर्स जो हैं लोगों को डायग्नोस, उनकी बीमारियाँ डायग्नोस करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं दवाइयाँ देके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहेंस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारी ओवरऑल लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है और बेटर बनाती है। एंड वॉट डू आई डू एज अ प्रीचर, आई प्रे फॉर यू, फॉर योर वेल बींग एंड फॉर योर पीस। और एज अ प्रीचर मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे वेल बींग के लिए प्रे करता हूँ, तुम्हारे पीस के लिए प्रे करता हूँ। इन शॉर्ट विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो विक्रम जो है तुम्हारी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं जो हूँ तुम्हारी लाइफ पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम दोनों ही तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों एक तरह से सेम ही काम कर रहे हैं। बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी सीक द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। तो जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अगर हम दोनों की ही बात करते हैं, तो दोनों को ही गॉड का ब्लेसिंग चाहिए ताकि ह्यूमंस के प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, ह्यूमन का माइंड, सोल, ये प्रॉस्पर होता रहे। डियर चिल्ड्रन, डॉक्टर विक्रम सेज दैट विद इन अ ईयर ही वांट्स टू बिल्ड साइंटिफिक फैसिलिटीज नियर द सी कोस्ट, रिप्लेसिंग ऑल द सेटलमेंट्स दैट नाउ स्टैंड देयर। अब डॉक्टर फादर जो है, फादर पेरेरा, जो वो अपनी बात पर आ रहे हैं कि डियर चिल्ड्रन, डॉक्टर विक्रम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर वो यहाँ पे एक साइंटिफिक फैसिलिटीज़ बिल्ड करना चाहते हैं सी कोस्ट के पास में, और इसके लिए उन्हें हमारे जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो हमें रिप्लेस करेंगे, मतलब यहाँ से हटाकर कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे और यहाँ पर वो अपना साइंटिफिक फैसिलिटी बनाएंगे। नाउ अब मैं तुम सबसे पूछता हूँ, क्या तुम सब अपना घर दे सकते हो? कैन आई गिव माई अबोर्ड, क्या मैं अपना घर दे सकता हूँ? कैन वी गिव गॉड्स अबाउट, क्या भगवान अपना घर दे सकते हैं? क्या हम भगवान का घर दे सकते हैं? और इतने महान साइंटिफिक मिशन के लिए, इतने महान काम के लिए क्या हम अपना घर दे सकते हैं? डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड हाउ ही विटनेस्ड अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। तो डॉक्टर कलाम एकदम से याद कर रहे थे वो पल कि किस तरीके से जब फादर ने ये सब ऐसा कहा लोगों से, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पर हो गया था। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही इमोशनल सीन था वो, एकदम गूज बम्स खड़े कर देने वाला वो स्पीच था उनका, फादर का, और एकदम लंबा साइलेंस हो गया था उस वक्त। देन एवरीवन गॉट अप एंड द होल चर्च रिवर्बरेटेड, और फिर एकदम से सब लोग उठे और पूरा का पूरा चर्च जो है जैसे मानो एको करने लग गया, हिलने लग गया आवाज़ से। येस, विद द डेफनिंग नॉइज ऑफ अ कलेक्टिव आमीन।
मतलब एक बहरा कर देने वाली डेफनिंग नॉइज, इतनी जोर से आवाज़ आई कि यस एमेन, हम हमारा घर देंगे, हम गॉड का घर देंगे, हम आपका घर देंगे, साइंटिफिक फैसिलिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए हम सब देने को तैयार है। एंड सो वर्क ऑन द रिसर्च सेंटर वॉज सून अंडर वे, और इस तरीके से जो वर्क था रिसर्च सेंटर के लिए वो शुरू हुआ, बट नॉट विदाउट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन बीइंग ऑफर्ड टू द अफेक्टेड फिशरमैन एंड चर्च एंड द रेवरेंड पेरेरा। लेकिन सबसे पहले जिनका जगह हमने लिया है, दैट इज़ द फिशरमैन, द चर्च एंड रेवरेंड पेरेरा, इन सब की जो जगह हमने ली है स्कूल के लिए, चर्च के लिए, गॉड का घर, फिशरमैन, इन सबको पहले रीलोकेट किया, पहले रीप्लेस किया, फिर हमने हमारा काम वहाँ पे चालू किया। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 के तरफ। पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. अब ऊपर हमने देखा फर्स्ट पार्ट में उनके जो 2 फ्रेंड्स थे, अलग अलग पार्ट 1 में हमने देखा 2 अलग अलग फ्रेंड्स थे, अलग अलग रिलीजन के, किस तरह से वो साथ में मिलकर काम करते थे। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई और फादर पेरेरा की मदद से उन्होंने एक इम्पॉसिबल टास्क को पूरा किया। ठीक है, और अब तीसरा जो हम देखेंगे सतीश धवन, डॉक्टर सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में, जो कि डायरेक्टर थे इसरो के, और इनके डायरेक्शन के अंदर, इनके गाइडेंस के अंदर डॉक्टर कलाम ने अपना पहला अनसक्सेसफुल लॉन्च 1970 में किया था। यानी पहली बार जब उन्होंने लॉन्च किया 1970 में तो वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन दूसरी बार 1980 में जब उन्होंने वापस से लॉन्च किया तब वो सक्सेसफुल रहे। तो इसके वजह से डॉक्टर, ये जो सतीश धवन है, प्रोफेसर सतीश धवन, इनके वजह से उनके बॉडी को, जो उनकी जो आत्मा है, उनके सोल को शेप मिला, विजडम मिला, नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिला। किनकी वजह से? सतीश धवन की वजह से। One day in 2012 we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. तो वो बता रहे थे कि एक बार 2012 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डॉक्टर कलाम को कितने PhDs मिले हैं। He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions, no less. So I asked him, how can one become so academically accomplished? तो डॉक्टर कलाम जो है सृजन से कहने लगे कि सृजन, प्रोफेसर धवन, उनके पास तो इतनी सारे मास्टर्स की डिग्रीज थी, मतलब इतनी सारी उन्होंने पढ़ाइयाँ की थी, इतने सारी डिग्रीज थी उनकी, और सारी की सारी डिग्रीज एकदम बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की थी, जानी मानी नामचीन इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ पर ऐसे ही इजीली एडमिशन नहीं मिलता है, बहुत आपको टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, फिर जाके आपको एडमिशन मिलता है, और वहाँ पर भी जाने के बाद में आपने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी कि आप बेस्ट कैटेगरी में आपको डिग्रीज मिली है। तो मैं सोचने पर ये मजबूर हो जाता हूँ कि क्या कोई आदमी एकेडमिकली इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल कर सकता है? तो ये तो सृजन ने पूछा था। तो ही रिस्पॉन्डेड सेइंग दैट एकेडमिक ब्रिलियंस इज नो डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ अ मिरर विच कैन बी डिमिनिश्ड बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एकेडमिक ब्रिलियंस जो है वो बिल्कुल एक कांच की तरह होता है, शीशे की तरह होता है, जिस पर अगर धूल जम जाए तो वो दिखना धुंधला दिखाई देने लगता है। वैसे ही एकेडमिकली भी वो एक मिरर के समान है, इस पे अगर धूल लग जाए, मतलब आप पढ़ना छोड़ दोगे तो उस मिरर पे धूल लग जाएगा, तब आप फिर बाद में कंटिन्यूस डिग्रीज हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस आप पढ़ते रहोगे तो वो शाइन करता रहेगा आपका डिग्री। तो ऑफकोर्स येस, वो कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहते थे, इसीलिए कभी भी उनके एकेडमिक पर धूल नहीं जमी और इसीलिए वो अव्वल आते रहे हर बार। Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. तो जब डस्ट रिमूव होता है, यानी कि हम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, एकेडमिकली हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, दैट मीन्स अगर हम डस्ट रिमूव कर देते हैं तो हमारा मिरर एकदम क्लियर रहेगा और हम आराम से क्लियर रिफ्लेक्शन में देख सकेंगे। वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑब्सक्योरिंग अवर सोल्स बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल लाइव्स एंड बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है जो हमारे लाइफ को अनक्लियर बनाती है, मतलब कि धुंधला बनाती है, तो ये सब हम रिमूव कर सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों को हमारे लाइफ से, हमारी आत्मा से, हमारी सोल से हम रिमूव कर सकते हैं और अपने आप को प्योर कर सकते हैं, एकदम एथिकल लाइफ, हमारी मीनिंगफुल लाइफ हम बना सकते हैं एंड
किस तरीके से, बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, इससे भी हम बेटर कर सकते हैं हमारी लाइफ को। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मिरर पे डस्ट अगर जमा हुई है तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, मतलब ये जो इम्प्योरिटीज़, डस्ट यानी इम्प्योरिटीज़ है, उसे निकालने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे लाइफ को प्योर करना है, एथिकल लाइफ को बनाना है एंड ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस। और जब ऐसा सब कुछ होगा, अगर हमने ह्यूमैनिटी सर्व किया तो गॉड हमसे शाइन करेगा, हमारे अंदर आके शाइन करेगा। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, तो वही ये कह रहे हैं, एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो गॉड भी हमसे खुश होगा, हमारा मन प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर वो रौनक, वो हंसी होगी। These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. अब जब डॉक्टर कलाम ने ये सारी बातें कही तो ये सृजन पाल सिंह कह रहे हैं कि इन बातों को सुनकर मैं पीछे चला गया, डॉक्टर कलाम के साथ में 2009 की याद आ गई उनको। क्या याद आ गई 2009 में, कि उस वक्त तो जस्ट मैं ग्रेजुएट करके IIMA से बाहर निकला ही था 2009 में। एट द टाइम ही हैड एडवाइज्ड मी टू यूज़ माई डिग्री एंड गोल्ड मेडल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी आई लिव्ड इन। उस वक्त उन्होंने मुझसे यही कहा था कि जो तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है, तुम्हें वो गोल्ड मेडल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करना चाहिए। जिस सोसाइटी में तुम रहते हो उस सोसाइटी में बहुत सारे ऊंच नीच भेदभाव है, वो सोसाइटी को तुम्हें क्लियर करना है इन ऊंच नीच भेदभावों से। ओके, back in the present moment it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had in fact directly resonated from Professor Dhawan's beliefs। और जब मैं प्रेजेंट मोमेंट पे आया, मतलब अभी तो वो सोच रहा था ना, पुरानी बातें उसको याद आ रही थी सृजन पाल सिंह को, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रेजेंट मोमेंट में जब मैं आया, अपने सोच से जब मैं वापस से प्रेजेंट मोमेंट पे आया, तो मुझे अचानक से ये स्ट्राइक हुआ कि डॉक्टर कलाम जो एडवाइस मुझे दे रहे हैं, इनफैक्ट वो एडवाइस डॉक्टर कलाम से नहीं आने की बजाय वो डायरेक्टली आ रही है मेरे पास प्रोफेसर धवन से, क्योंकि डॉक्टर कलाम की जो सोच है वो प्रोफेसर धवन की सोच से पूरी तरीके से इग्नाइटेड हो चुकी है। डॉक्टर धवन की जो सोच है वही अभी डॉक्टर कलाम की सोच है। तो डॉक्टर कलाम से जो भी मेरे पास आ रहा है तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो जैसे कि डॉक्टर धवन से जो उनके पास पहुंच रही है ये बातें। The more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that through his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds। और जितना ज़्यादा मैं डॉक्टर कलाम के साथ रहा हूँ, जितना मैंने उनके साथ काम किया है, उतना ही मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो भी डॉक्टर कलाम कहते हैं अपने वर्ड्स ऑफ विजडम, मतलब अपनी जो बातें करते हैं, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन डॉक्टर कलाम खुद ने जिन जिन लोगों से सीखा है, मुझे उन सभी लोगों की बातें सीखने को मिलती है डॉक्टर कलाम के थ्रू। यानी सृजन पाल सिंह जो सीख रहे हैं डॉक्टर कलाम से, तो डॉक्टर कलाम खुद ने इतने सारे लोगों से सीखा है, तो वही सारी सीख डॉक्टर कलाम जो है आगे पास ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ सृजन पाल सिंह कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक ही आदमी से नहीं, बल्कि इस एक आदमी ने जिन जिन लोगों से जो जो सीखा है वो सब मुझे सीखने को मिल रहा है इस एक ही आदमी से। So in April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102nd birthday celebrations of His Holiness Dr. Shri Shri Shiva Kumara Mahaswami ji in the Tumkur district of Karnataka। अब ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि 2009 में डॉक्टर कलाम को इनवाइट किया गया था एक 102nd बर्थडे अटेंड करने के लिए, किसके, ऑफ हिज होलीनेस डॉक्टर श्री श्री शिव कुमारा महास्वामी जी। मतलब ये जो है टुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ये जो महास्वामी जी हैं, इनका 102nd बर्थडे था, इसमें डॉक्टर कलाम को इनवाइट मिला था। तो महास्वामी जी इज़ अ रिमार्केबल पर्सन हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram। अब डॉक्टर ये महास्वामी जी जो है वो एक बहुत ही रिमार्केबल पर्सन है, बहुत ही बेस्ट पर्सन है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट करी है टुवर्ड्स सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया है। और उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये रहा है कि उन्होंने एक ऐसा एजुकेशनल सोसाइटी, रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी बनाया है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो है
या मोर देन 9,000 यहाँ पे काउंट दिया गया है बच्चे जो है आश्रम में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। और द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर इवेंट ऑफ हिज बर्थडे वॉज दैट द 102-year-old स्वामी जी स्टूड ऑन हिज फीट विदाउट एनी सपोर्ट। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे एस्टोनिशिंग बात, जो चौंका देने वाली बात ये थी कि 102 साल के जो स्वामी जी थे वो खुद अपने पैरों पर खड़े थे बिना किसी सपोर्ट के, और वो केक काट रहे थे। He looked as steady and alert as any other youngster present there। और वो उतने ही अलर्ट और स्टेडी दिख रहे थे जितना कोई भी एक यंगस्टर उस पार्टी में खड़ा दिखाई दे रहा था। मतलब उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, 102 साल के थे लेकिन फिर भी उतने ही चुस्त तंदुरुस्त दिख रहे थे स्वामी जी। He looked as steady and alert as any other youngster present there। This display of inner strength touched Dr. कलाम deeply। तो ये जो डिस्प्ले था उनके इनर स्ट्रेंथ का, स्वामी जी का, इससे कलाम पूरी तरीके से जो है उनके दिल को इस बात ने पूरी तरीके से छू लिया था। A couple of days later we were discussing this unusual birthday party। तो कुछ दिन बाद में सृजन पाल सिंह कहते हैं कि मैं और कलाम सर जब बैठे थे तो हम लोग ये जो अनयूजुअल बर्थडे पार्टी था 102 साल के जो स्वामी जी हुए थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आई सेड टू हिम, आई कौन है? सृजन पाल सिंह। मैंने किसे कहा है? ये अब्दुल कलाम से। सर डू यू नो ओनली 4 out of 1 lakh people क्रॉस द एज ऑफ 100। मतलब मैं बड़ी होशियारी मारते हुए मैं कलाम से कह रहा था कि खाली एक जो है या बोल सकते हैं सिर्फ 4 लोग, 1 लाख लोगों में सिर्फ 4 लोग ही 100 की उम्र पार करते हैं। आई हैड गूगल्ड द सब्जेक्ट बिफोर हैंड, ही रिप्लाइड। अब ये जो सृजन पाल सिंह ने तो क्या किया था, इस सब्जेक्ट के बारे में गूगल किया था कि कितने लोग 100 की एज पार करते हैं। तो वो कह रहे थे मतलब 1 लाख में 4 लोग समझो 100 की एज पार करते हैं। तो मैंने गूगल किया था इसलिए मैंने ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो डॉक्टर कलाम के सामने रख दी। लेकिन डॉक्टर कलाम ने क्या कहा? बट हाउ मेनी ऑफ दीज 4 वुड बी एबल टू स्टैंड tall for half an hour, give a wise discourse and then go on to feed thousands of children। कि मतलब अगर चलो लाख में से 4 लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग अपने 2 पैरों पे खड़े होकर एक भाषण दे सकते हैं आधे घंटे का खड़ा होकर और लोगों को खाना खिला सकते हैं जाके। ऑफ कोर्स नोबडी कुड नो द एग्जैक्ट आंसर टू हिज क्वेश्चन। ऑफ कोर्स किसी को भी इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं पता होगा कि उन 4 लोगों में से कितने लोग ऐसा कर पाएंगे जो अपने 2 पैरों पे बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं। कोई नहीं बता पाएगा इसका प्रॉपर आंसर। बट द क्वेश्चन इटसेल्फ लेड टू मैनी अदर रेलिवेंट क्वेरीज। लेकिन इस अकेले क्वेश्चन से बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो खड़ी हो गई सामने, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। आई वंडर व्हाट पावर्स महास्वामी जी पोजेसेस दैट कीप हिम सो स्ट्रॉन्ग एट सच एन एडवांस्ड एज। तो सृजन पाल सिंह ये सोच करने पर मजबूर हो गए कि महास्वामी जी के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग खड़े थे इतनी उम्र में भी। मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल और परहैप्स इट्स जेनेटिक्स, आई आस्क्ड। तो सृजन पाल सिंह खुद ही आंसर दे रहे हैं, 2-3 आंसर दे रहे हैं, ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि मे बी एक बैलेंस डाइट हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से खाना खा रहे होंगे वो, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने जिया होगा, या परहैप्स जेनेटिक्स, मतलब उनके पुरखों में ही ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उन्हें ताकत मिली है ऐसा रहने के लिए। तो डॉक्टर कलाम जो है वो कंटेम्पलेटिंग डीपली, मतलब सोच विचार में पूरे पड़े थे। ही रिकलेक्टेड द टेनेट ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी। तो उन्होंने वो एक बात को याद किया, दोहराया, मतलब याद किया। ही रिकलेक्टेड द टेनेट ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन, मतलब आप जो कार्य करते हो अच्छा कार्य करो, मतलब अ प्रिंसिपल और बिलीफ कि अगर आप अच्छा काम करते हो, टेनेट मतलब एक आदर्श आप समझ लो, एक मान्यता समझ लो कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो डेफिनेटली उसकी अच्छाई आप तक ज़रूर पहुंचेगी दोबारा। तो देन परहैप्स स्विमिंग इन साइलेंस टू द शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी ही गैदर्ड द सैंड्स ऑफ कॉन्साइंस टू बी आवर गाइड, आवर बेस्ट फ्रेंड। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि then perhaps swimming in the silence of shores of Mahapragya ji, he gathered the sands of conscience to our guide, our best friend. Deeper down in the space-time of memory, he must have heard Professor Brahma Prakash's word about the need of living a pure and ethical life, and Father Pereira's and Dr. Sarabhai's lessons of selflessness in service. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब उनसे ये बातें हो रही थी तो वो गहरे ख्यालों में डूब गए थे। कौन गहरे ख्यालों में डूब गए थे? डॉक्टर कलाम। मतलब जैसे मानो वो इस जो ख्यालों का समुद्र है उसमें खो गए थे ना, टू द साइलेंस और टू द शोर्स ऑफ,
Swimming in the silence to the shores of Mahapragya ji, he gathered the sands of conscience to be our guide. मतलब जैसे वो मानो महाप्रज्ञ जी एक किनारा है, वहाँ पर वो तैर के गए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं. सैंड्स ऑफ कॉन्साइंस टू बी अवर गाइड, कि भाई आप जो कॉन्साइंस है, आपकी जो दिल की बातें हैं, वो उसे हमें गाइड करो. अवर बेस्ट फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड बनो. डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी. और फिर और ज़्यादा गहरी सोच में जब डॉक्टर कलाम गए, स्पेस टाइम मतलब बहुत लंबा समय के गैप के पीछे जब वो गए याद करते हुए, ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्मा प्रकाश वर्ड. तो उन्होंने डेफिनेटली ब्रह्म प्रकाश के वर्ड्स को सुने होंगे, जो एक प्रोफेसर है, और उनका ये कहना था कि अगर आपको प्योर और एथिकल लाइफ जीना है, मतलब अगर आपको अच्छे से जीना है तो आपको एक प्योर और एथिकल लाइफ जीना है. एंड फादर पेरेरा और डॉक्टर साराभाई के लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस, कि हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए, कि सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए. तो डॉक्टर फादर पेरेरा और डॉक्टर साराभाई के ये लेसन्स थे in service. Eventually his thoughts would have settled on Swami Sivananda of Rishikesh, in whom he saw great tranquility, and finally they have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back. तो वो डॉक्टर जो है अब्दुल कलाम जो है, इवेंचुअली उनके ख्यालों में फिर मतलब पहले वो थे महाप्रज्ञ जी, स्वामी जी, उनसे उनके बारे में वो सोच रहे थे कि वो कैसे गाइड करेंगे. फिर ब्रह्म प्रकाश के वर्ड्स, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश के वर्ड्स की वो किस तरीके से हमें गाइड करते हैं प्योर और एथिकल लाइफ जीने के लिए. फादर पेरेरा और साराभाई हमें सिखाते हैं सेल्फलेसनेस के लिए, सर्विस हमारी सेल्फलेसनेस होनी चाहिए. और फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंदा ऑफ ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश में जो स्वामी विवेकानंदा थे, उनके चेहरे पे जो एक कामनेस है, वो वहाँ तक शायद पहुँचे ख्यालों में जाके. और फाइनली पूरा एक सर्कल बनाते हुए, मतलब महाप्रज्ञ जी, फिर ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर साराभाई, फादर पेरेरा, स्वामी विवेकानंद, ये सब जो एक पूरा सर्कल, सबको झांकते हुए, सबको सोचते हुए, सबके बारे में. तो उन्होंने देखा कि एक ग्रेट स्वामी विवेकानंद के चेहरे पे एक अजीब सी मतलब कामनेस है, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, कामनेस. And finally they must have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father. और finally वो अपने फादर के सिंपल लाइफ की तरफ पहुँचे. और who always espoused the value of giving back. espoused मतलब या हमेशा इस बात को इम्पोर्टेंस दिया या सपोर्ट किया कि आपको कुछ भी अगर मिलता है तो वो आपको रिटर्न करना है. द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक. आप जो करोगे आपको वैसा मिलेगा, आप जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा. At long last he spoke. It is the very spirit of what can I give. मतलब अब यहाँ पे वो पॉइंट आ गया है जहाँ जो मेन बात है ना, कि कोई इंसान कैसे 102 साल की उम्र में भी खड़ा रह सकता है, आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, और फिर बाद में लोगों को, हज़ारों लोगों को जाके खाना खिला सकता है. तो उन्होंने बहुत गहरी सोच में डुबकी लगाई, सोचा, और पूरा जब सर्कल किया उन्होंने ख़त्म, तो लास्ट में जब इन्होंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव. मतलब वो कहते हैं कि ये क्यों हुआ है, मैं बताता हूँ इसका रीज़न. आपका स्पिरिट ये होना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या पा सकता हूँ, वो नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ. ही इलेबोरेटेड. महास्वामी जी लिव्स विद द बिलीव्स एंड एथोस ऑफ अवर मिशन. तो वो उन्होंने ये ऑफकोर्स एग्जाम्पल दिया, इलेबोरेट किया कि महास्वामी जी जो है वो इस बिलीफ के साथ जीते हैं कि मतलब उनका मिशन क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स. एथोस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पिरिट ऑफ अ कल्चर और एरा. तो उनका मिशन क्या होना चाहिए, ही गिव्स एंड गिव्स. वो महास्वामी जी सिर्फ और सिर्फ देते हैं, जैसे एजुकेशन देते हैं, हज़ारों बच्चों को एजुकेशन देते हैं टू फैमिश्ड माइंड्स मतलब हंग्री माइंड्स, जो एजुकेशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं. फूड टू फैमिश्ड बॉडीज़, जो भूखे हैं उन्हें खाना दे रहे हैं. इन गिविंग सो मच ही बिकम्स स्ट्रॉन्ग, हिज म्यूनिफेंस फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ. मतलब इतना वो दे रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. उनकी जो जेनरसिटी है, मतलब जो दानवीरता है, जो दिलदारपन है, उनके वजह से, उस दिलदारी के वजह से वो और ताकतवर ज़्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 102 साल की उम्र में भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है.
दैट इज़ वॉट कीप्स हिम स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ। और यही सारी चीज़ें जो हैं, देना देना देना, यही सारी चीज़ें जो है उनको खड़ा रखते हैं, स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ, और एक्टिव रखते हैं लाइफ में। द एसेंस ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड अ पीसफुल सोसाइटी लाइज इन वन सेंटेंस, व्हाट कैन आई गिव। तो फाइनली 100 बात की एक बात, तो एक हैप्पी लाइफ और एक पीसफुल सोसाइटी में अगर आपको जीना है, रहना है, तो उसका मेन एसेंस होना चाहिए, आपका जो सवाल होना चाहिए कि व्हाट कैन आई गिव, मतलब मैं क्या दे सकता हूँ। टर्निंग टू मी ही आस्क्ड व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव। और फिर बाद में मेरी तरफ मुड़कर डॉक्टर कलाम ने मुझसे पूछा, सृजन पाल सिंह कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव, इसका उल्टा क्या हो सकता है व्हाट कैन आई गिव। अब व्हाट कैन आई गिव का उल्टा तो होएगा व्हाट कैन आई टेक, है ना। सर्कमस्पेक्टली आई रिप्लाइड, सर्कमस्पेक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, है ना, संभल के, या फिर हाँ कॉशियसली यहाँ लिखा है, आई रिप्लाइड व्हाट कैन आई टेक, है ना। व्हाट कैन आई गिव का व्हाट कैन आई टेक, तो येस ही सेड एंड दैट इज़ द थॉट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं व्हाट कैन आई टेक, तो यहीं पर सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है ना। वही एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, सभी हमारे आसपास में जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो हम उसी वजह से होता है। व्हाट कैन आई टेक, मुझे क्या मिलता है, हमें क्या देना है उसके बारे में सोचना है, हमें क्या लेना है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम देंगे तो अपने पास, हमारे पास अपने आप आ जाएगा कोई भी चीज़। वी थिंक दैट वी कैन टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रॉय इट इनडिस्क्रिमिनेटली। हम यही सोचते हैं कि हम एनवायरनमेंट से ले सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी थिंक ऑफ व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अदर ह्यूमंस, हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों से हमें क्या मिल सकता है। लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्विटी, इसके वजह से क्या होता है कि करप्शन होता है ना, कि किससे हम क्या ले सकते हैं, इससे पैसा लेके इसका काम कर देंगे, तो करप्शन बढ़ गया। इनइक्विटी, इनइक्विटी मतलब इनजस्टिस, तो ये दूसरों के साथ इनजस्टिस हो जाती है कुछ लोगों के साथ। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिलीज, और ऐसा जो एटीट्यूड होता है लेना लेना लेना, ये फैमिलीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। टू कीप दिस प्लैनेट लिवेबल एंड द ह्यूमन रेस थ्राइविंग, वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट कैन आई टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव। तो अगर हमें इस प्लैनेट पर रहना है, ये प्लैनेट रहने लायक बनाना है, और यहाँ पे ह्यूमन रेस को बढ़ावा देना है और आगे बढ़ाना है, तो हमें जो ये हमारा एटीट्यूड है व्हाट कैन आई टेक, इस एटीट्यूड को हमें बदलना होगा और उसके जगह पे हमें रखना होगा व्हाट कैन आई गिव। द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी, दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन। तो ये जो मैसेज था डॉक्टर कलाम का व्हाट कैन आई गिव, इसकी जो ग्रेविटी थी, इसकी जो सीरियसनेस थी, वो एकदम मेरे दिल के तार को उसने छेड़ दिया, और ये जो है मेरे लिए एक चैलेंज बन गया, एक बहुत ही साइलेंट मोटिवेशन बन गया। मतलब मोटिवेट करता है ना कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक बिलीफ आपको मोटिवेट करता है, तो बिल्कुल ये जो है व्हाट कैन आई गिव मुझे मोटिवेट करने लगा। एंड 3 years later in 2012 this idea became a reality as our what can I give movement, through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental degradation and social abuse। तो 3 साल बाद में 2012 में ये जो आइडिया था ये एक रियलिटी बन गया, व्हाट कैन आई गिव। ये मूवमेंट जो है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, जिसमें डॉक्टर कलाम ने कोशिश किया फाइट करना करप्शन से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से और सोशल एविल से। It is important that we ask ourselves this question, for in the answer lies the truth of humanity। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप से ये सवाल करें कि व्हाट कैन आई गिव, ताकि हमें सच्चाई का पता चले, हमें ह्यूमैनिटी का पता चले। सो गो अहेड एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। तो तुम आगे बढ़ो और अपने आप से सवाल करो व्हाट कैन आई गिव, द आंसर्स विल बी एस्टाउंडिंग। तो आंसर्स आपके बहुत ही अमेजिंग आंसर्स आपको मिलेंगे अगर आप अपने आप से ये सवाल करो तो। इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम व्हाट कैन आई गिव बाय सृजन पाल सिंह। जैसे कि मैंने बोला था कि ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी खाली इस वीडियो में, और नेक्स्ट मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। आज के लिए इतना ही।